लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करना शायद स्वाभिमान और शायद उत्साह और शायद आस और उम्मीद का जिक्र भी होता है। नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक नेहरू बच्चों के बीच में चले जाते थे, बच्चे चचा नेहरू कहते थे। याद कीजिए तो पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी से उतरकर बच्चों के बीच में गए, लेकिन आज इसी लाल किले की छांव में हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने भारत या कहें दुनिया को पहचान एक नए रूप में दी। बच्चों को लेकर लेकिन बाल मजदूरी होनी नहीं चाहिए, उनको उनका हक मिलना चाहिए। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत कैलाश जी स्वागत है। बच्चों का जिक्र होता है और पहले प्रधानमंत्री से लेकर आज तक का जिक्र होता है। लगता क्या है कि बच्चों को लेकर कोई संवेदनशीलता सरकारों में रही है? देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ और जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री बने और लोग उनको चाचा नेहरू कहते थे, तो बच्चों के अंदर एक उत्साह ज़रूर था और किसी न किसी रूप में रहा है। सरकारों ने अपने अपने तरीके से कुछ सुधारात्मक काम किए हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, बच्चों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, बच्चों के विकास के लिए कई योजनाएं बनी। तो चीज़ें तो हुई हैं निश्चित तौर पर, लेकिन जिस पैमाने पर समस्या रही हैं, चाहे वो बच्चों की भूखमरी की कुपोषण की समस्या रही हो, चाहे वो अशिक्षा की रही हो, चाहे बाल मजदूरी की रही हो, जितनी तेज़ी से और जितनी शिद्दत के साथ, जितनी राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ काम होना चाहिए था, शायद उतना नहीं हुआ है। नहीं, ये सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारत में नोबेल पुरस्कार को लेकर और दुनिया में नोबेल पुरस्कार को लेकर आपका नाम जब सामने आया तो पहली बार ऐसा महसूस हुआ इस देश के भीतर बाल मजदूरों को लेकर सरकारी नीतियों के तहत या सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां इस दिशा में कभी गई नहीं कि उस दिशा में ध्यान भी दिया जाए। एक शख्स लगातार संघर्ष कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है और दुनिया में एक पहचान मिलती है। देखिए, जो पहचान मिली उसमें भारत की जनता का, भारत के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मैं जीवित भी नहीं रहता। कई बार मुझ पर हमले हुए लेकिन लोगों ने बचाया। लेकिन सबसे बड़ी भूमिका हमारे देश की अदालतों की रही है, खासकर सर्वोच्च न्यायालय की और उच्च न्यायालयों की भी, जहां पर संवेदनशील न्यायाधीशों ने इस मुद्दे को पहचाना और उस पर एक कठोरता से अमल करते हुए बड़े फैसले दिए। और उन फैसलों का कहीं अमल हुआ, कहीं नहीं हुआ, तो न्यायपालिका पर मुझे बहुत भरोसा है। दूसरी चीज़ है कि मीडिया ने इस मुद्दे को छोड़ा नहीं कभी, किसी ना किसी रूप में मीडिया उसको पकड़े रहा। कुछ कारण ये भी रहे कि हम जैसे लोग सीधी कार्रवाइयाँ करते रहे, बच्चों को मुक्ति दिलाकर उनके माँ बाप के हवाले करने की प्रक्रिया में भी हमारे साथ भारतीय मीडिया रहा, उसका भी असर रहा। तो एक राष्ट्र के नाते निश्चित तौर पर हमको लगता है कि कुछ ना कुछ संवेदना रही है। जहाँ तक सरकारों का सवाल है, जैसा मैंने पहले कहा कि जिस इच्छा शक्ति के साथ ये काम होना चाहिए था, दुर्भाग्य से उतना नहीं हुआ। नहीं, ये जहन में इसलिए आता है, देखिए हम लोग लाल किले के सामने खड़े हैं और लाल किले से जब कोई प्रधानमंत्री किसी बात का जिक्र करते हैं तो वो एक पूरी दुनिया के लिए संदेश होता है। बच्चों का जिक्र, बाल मजदूरी का जिक्र और इसके साथ हमें आता है कि मैला ढोने वालों का जिक्र नेहरू ने भी किया था और संयोग से पिछली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी किया था। बावजूद इसके 67 बरस हो गए, सारी स्थितियां अगर जारी है तो इसका मतलब क्या है? देखिए, अच्छी बात यह है कि हमारे नए प्रधानमंत्री महोदय ने, जैसा आपने जिक्र किया कि उस दिन इसी लाल किले से उतर के बच्चों से मुलाकात की। ऐसी 2-3 घटनाएं और हुई हैं जहां उन्होंने सीधे उतर कर बच्चों से मुलाकात की और मन की बात के जरिए भी वो बच्चों से कई बार बातें करते हैं। तो ये सब चीज़ें बच्चों में बहुत उत्साह पैदा करती हैं और मैं उसको स्वागत करता हूँ इस बात का उनके लिए। लेकिन ये जो उत्साह बच्चों के अंदर और नौजवानों के अंदर पैदा हुआ है देश के लिए, वो कैसे कानूनों के जरिए, नीतियों के जरिए, आर्थिक व्यवस्था के जरिए, खासकर जो हमारे बजटीय प्रावधान हैं उनके जरिए लागू हो, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये उत्साह बरकरार हमें रखना है तो हमें बच्चों की शिक्षा पर, बच्चों के स्वास्थ्य पर बजट भी बढ़ाना पड़ेगा, हमें मशीनरी को भी दुरुस्त करना पड़ेगा। मैं अपेक्षा करता हूँ इस साल कि प्रधानमंत्री जी जब लाल किले से बोलेंगे
तो बच्चों की इन समस्याओं को भी बोलेंगे। नहीं, उनको तरीके क्या छुपाने हो की बात कैलाश जी, तरीके क्या हो? किसान हमारे यहाँ खुदकुशी करता है, खेती की ज़मीन खत्म हो रही है या ख़त्म करने की दिशा में विकास के नाम पर हो रही है, मजदूरी में पूरा देश तब्दील हो रहा है, बच्चों को लेकर अभी भी बड़ी तादाद है जो स्कूलों का मुंह नहीं देख पा रहे हैं, मिड डे मील के नाम पर स्कूल तक भी पहुंचते हैं, बड़ी तादाद में बच्चे इसलिए पैदा किए जाते हैं कि वह बचपन से ही रोजगार घर के लिए पैसा व्यवस्था कर दें। ये सामाजिक ढांचे को बदला जाए तो कैसे बदला जाए? हमको लगता है कि आर्थिक नीतियाँ, सामाजिक नीतियाँ और जो कानूनी प्रावधान हैं उन सब में एक साथ पहल करने की ज़रूरत है। और इसके लिए जो सामाजिक वातावरण है इस समय पिछले 1 साल से, वो बहुत उत्साहजनक रहा है। लोगों को लग रहा था कि एक बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो अब उस नेतृत्व का परिचय देते हुए ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार उन बुनियादी सवालों पर भी अमल करे। कुछ वो उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, जैसे अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात जो है बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लगता है ऐसे नारों से, जो जैसे आपने ठीक कहा बेटी बचाओ का जिक्र है, बच्चों को लेकर भी आप एक नारा दे दें, महिलाओं को लेकर नारा दे दें, किसानों को लेकर नारा दे दें, क्या नारों से हिंदुस्तान की तकदीर, तस्वीर बदल सकती है? नहीं, अकेले नारों से तो नहीं बदल सकती है। नारों से कम शुरुआत होती है कि ये मुद्दे भी हमारे नेताओं की, हमारी सरकार के जहन में हैं। इससे पहले बेटी बचाओ जैसी बात राजनीतिक स्तर से समाज में नहीं पहुंची है, सामाजिक स्तर से राजनीति में पहुंचाने की कोशिश होती रही है, तो ये फर्क तो है। हम आप ही का जिक्र कर दें, एक मिनट, हम आप ही का जिक्र कर दें। अगर गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने इसी लाल किले के प्राचीर से दिया, गरीबी हटाओ का जिक्र आज भी होता है, क्या फर्क आया? देखिए, गरीबी हटी है, लेकिन जिस स्तर से, जिस पैमाने से गरीबी हटनी चाहिए थी, सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौती थी और अब भी है। मैं कहता हूँ कि समाज का जो सबसे निचला तबका है, जो सारी समस्याओं का शिकार है, उस तबके को प्राथमिकता देते हुए, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी के पहले भाषण से पहले महात्मा गांधी ने उन्हें जो मंत्र दिया था और साफ कहा था कि जब आप कोई नीति बनाएं, कोई योजना और कार्यक्रम बनाएं, तो थोड़ी देर के लिए अपनी आंख बंद करके उन लोगों के बारे में सोचें, एक ऐसे आदमी के बारे में सोचें जो सबसे ज़्यादा गरीब, सबसे ज़्यादा दयनीय, सबसे ज़्यादा दबा कुचला आपने जीवन में देखा हो, और उसको ध्यान में रख के कि उसके चेहरे पर अगर मुस्कान आती है तो आपकी नीति, आपकी योजना ठीक है। आज भी मैं उस ताबीज़ को चाहता हूँ कि जो भी प्रधानमंत्री बने, गांधी जी के उस ताबीज़ को ना भूले। योजनाएं ऊपर से नीचे की तरफ चलने के बजाय नीचे से ऊपर भी चलें, नीचे से विकास हो लोगों का, ये सबको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। मौजूदा सरकार दीनदयाल उपाध्याय का जिक्र करती है, अंत्योदय का जिक्र करती है, कहती है जो आखिरी व्यक्ति है उस तक हमको पहुंचना है, लेकिन हमारा सवाल फिर वहीं पर आके अटक रहा है। मौजूदा स्थिति इस देश की ऐसी हो चली है जिसमें लगता है कि राजनीतिक नारों के हिसाब से ही देश चलेगा और ज़मीन तक चीज़ें पहुंच नहीं पाती, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। कैसे हो? जी, मैं इसमें ऐसा मानता हूं वाजपेयी जी कि ये समाज का काम भी है। एक नारा अगर प्रधानमंत्री देते हैं, पहले भी दिया और प्रधानमंत्रियों ने, तो उसको अमल में लाने के लिए हम लोग एक आवाज़ उठाएं, दबाव बनाएं, ये सबकी ज़रूरत है। मैं जैसे बेटी बचाओ की बात कर रहा हूँ, बेटी बचाओ मैं बार बार कहता हूँ, मैंने प्रधानमंत्री जी से भी बात करके कहा कि बहुत सारी बेटियाँ हमारे देश में हैं जो जानवरों से भी कम कीमत पर ख़रीदी बेची जाती हैं। बहुत सारी बेटियाँ हमारे यहाँ हैं दिल्ली के अंदर, जिनको लाया गया है असम से, जिनको लाया गया है नॉर्थ ईस्ट से। हमारी सरकार नॉर्थ ईस्ट की बात करती है, नॉर्थ ईस्ट से बड़ी भारी मात्रा में लड़कियाँ यहाँ आ रही हैं, हर रोज़ आ रही हैं, चाहे घरेलू नौकरी कराने के नाम पर, चाहे वेश्यावृत्ति के नाम पर, यहाँ तक कि छोटी छोटी लड़कियों को बालिका बधू बनाने के नाम पर भी उनको बहला फुसला के या ट्रैफिक करके दुर्व्यापार के जरिए लाया जा रहा है। तो ये भी हमारी बेटियां हैं। अगर हमारी एक भी बेटी की इज्जत इस तरह लुटती है तो हम बेटी नहीं बचा पाएंगे, और उसके लिए हमें खर्च करना चाहिए, उसके लिए हमें जवाबदेही तय करना चाहिए। जवाबदेही तय होना चाहिए उस पूरे तंत्र पर, चाहे वो जहाँ से बेटियाँ चुराई जाती हैं, बहला फुसला के लाई जाती हैं, वहाँ की पुलिस हो, वहाँ की सरकार हो, और जहाँ वो पहुँचाई जाती है वहाँ तक। कैलाश जी, अब चूँकि आप पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, अब एक नाम और एक सम्मान के साथ जा रहे हैं, जब आप जिक्र करते हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं या किसी मिलते हैं, हमारा सवाल है कि झारखंड में लड़कियाँ दिल्ली में आती हैं, काम करती हैं, विदेशों में भी गई, उसको लेकर भी जिक्र कई जगहों से हुआ।
सवाल यह है कि आपके यहाँ का सामाजिक ढांचा अगर इस बात की इजाज़त देता है कि पेट भरने के लिए आप किसी भी तरीके से कोई भी काम करने की दिशा में बढ़ जाइए, और पॉलिसी कहती है कि नहीं, आप बच्चे हैं, आपको पढ़ना चाहिए, आप लड़की हैं, आपको हक मिलना चाहिए, आप महिला हैं, आपकी सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, तब आप क्या कहेंगे? देखिए, अकेली पॉलिसी की बात नहीं है, ये सुनिश्चित हो चुका है तमाम सारी दुनिया में अध्ययनों से और शोधों से कि अच्छी पढ़ाई के बगैर आर्थिक विकास संभव नहीं है। केवल पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, अच्छी पढ़ाई। दुर्भाग्य से हमारे देश में शिक्षा की गुणवत्ता पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। तो शिक्षा की गुणवत्ता का सवाल है और शिक्षा मिलने का सवाल है कि सब लड़कियों और लड़कों को शिक्षा मिले ताकि वो आर्थिक विकास कर सकें, खुद का भी और देश का भी आर्थिक ढांचा मजबूत हो सके। ये हमारी एक बुनियादी प्राथमिकता होना चाहिए। आप देखें कि 50 देशों में एक अध्ययन कराया विश्व बैंक ने हाल में ही, और उसमें पता लगा कि अगर किसी देश के सारे लोग लिखना पढ़ना जानते हैं, प्राथमिक पढ़ाई कर चुके हैं, तो वहाँ पर लगभग 0.4% आर्थिक तरक्की होती है, आर्थिक विकास में बढ़ोतरी होती है जीडीपी में। और अगर वही बच्चे और पूरा देश हायर सेकेंडरी तक पढ़ाई कर ले तो वो 1% का इजाफा होता है हमारे आर्थिक विकास में, आर्थिक तरक्की में। तो ये बिल्कुल तय चीज़ें हैं कि ये हो रहा है सारी दुनिया में। भारत में भी हमें इसको प्राथमिकता देनी चाहिए कि हम सब बच्चों को अच्छी पढ़ाई कैसे पढ़ाएं ताकि हमारी आर्थिक विकास की दर बनी रहे। आर्थिक विकास की दर केवल विदेशी निवेश से नहीं बनती है, ना चलती है। सस्टेनेबल ग्रोथ जिसे कहते हैं हम लोग, कि चलती रहे ग्रोथ, उसमें ज़रूरी है कि वो समावेशी विकास भी हो। और एक और बड़ी चुनौती है, मैं सोचता हूँ, और अब चली आ रही है कई सालों से, वो ये है कि आर्थिक तरक्की को, जीडीपी की ग्रोथ रेट को कैसे विकास में परिवर्तित किया जाए। तो जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल अलग पड़ा रहता है, कई बार छोटा छोटा उसमें इजाफा होता रहता है, लेकिन आर्थिक विकास अलग तरीके से चलता है। तो सामाजिक विकास और आर्थिक विकास के बीच में सामंजस्य कैसे हो, ये बड़ी चुनौती है। अन्यथा समाज के कुछ वर्ग तो मजबूत होते जाएंगे, आर्थिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी और किसी तौर पर भी, और समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा दबा कुचला रहेगा, और वही लोग हैं जिन्हें बाल मजदूरी करने के लिए अभिशप्त होना पड़ता है या और शोषण के लिए। आप प्राथमिकता का जिक्र कर रहे हैं, चलिए हम प्राथमिकता नहीं, हम चुनौती का जिक्र करते हैं। शिक्षा हमारे यहाँ निजी हाथों में दे दी गई है, स्वास्थ्य हमारे यहाँ निजी हाथों में दे दिया गया है, रोजगार सरकार जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, रोटी कपड़ा मकान, पहले वेलफेयर स्टेट कल्याणकारी राज्य था तो एक सोच थी, आज देश जिस मुहाने पर आकर खड़ा हुआ है, चुनौती सबसे बड़ी हमारे सामने क्या है? देखिए, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि हम विकास को जनता का विकास कैसे बनाएं। जैसे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सबका विकास, तो सबका विकास का अर्थ ये हुआ कि विकास नीचे से ऊपर की तरफ चलेगा और सबका विकास होगा। जो विकास से अभी तक वंचित रहे इतने सालों में, हम किसी पर दोष न भी दें तो भी कुछ ना कुछ ऐसा रहा है कि विकास उन लोगों का नहीं हुआ जिनकी बात पहले प्रधानमंत्री से लेकर अब तक लोग करते रहे हैं, अब के प्रधानमंत्री तक कर रहे हैं। तो वो एक सबसे बड़ी चुनौती है कि हम विकास को सबसे नीचे के तबके को केंद्र में रखकर, ध्यान में रखकर कैसे बढ़ाएं। और उसका अर्थ ये हुआ कि हम बजट का प्रावधान जब करते हैं, नियोजन करते हैं बजट का, तो वो नीचे से बजट चले। जब हम किसी तरह की आर्थिक नीतियां बनाते हैं तो हम सुनिश्चित करें कि उसका लाभ नीचे के लोगों को कैसे मिलेगा। अगर हम डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं उदाहरण के तौर पर, तो एक डिजिटल डिवाइड ना बना रहे समाज के बीच में, तो हम उसको नीचे तक कैसे पहुंचाएं, ये हमारे सामने बड़ी चुनौती है। तो तरक्की ऊपर से नीचे के साथ साथ नीचे से ऊपर की तरफ चले, मुझे लगता है ये बड़ी चुनौती। अब एक आखिरी हिस्से में आइए, बताइए, लाल किले के प्राचीर से सपने बेचे जाते हैं या सच बताए जाते हैं? मुझे लगता है सपने भी ज़रूरी हैं, सच तो ज़रूरी है, लेकिन सपने सच की बुनियाद पर खड़े हों, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम सपने नहीं देखेंगे तो हम आगे तरक्की नहीं कर पाएंगे। दुनिया में जिस देश ने भी तरक्की की है उसके सामने बड़े सपने रहे हैं, लेकिन सपने को सच करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति, ईमानदारी, सामाजिक सरोकार और समाज की भागीदारी, ये सभी चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए। संभव है? मैं कहता हूँ बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। और इस वक्त तो जबकि एक जैसे कहना चाहिए कि एक पूरी सरकार है जिसके पास पूर्ण बहुमत है, बहुत साल बाद ऐसा हुआ है कि एक ही पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है, तो उनकी नैतिक जिम्मेवारी पहले से कहीं ज़्यादा है।
कोई अब बहाना नहीं है, अब करके दिखाना होगा। जो प्रयास अभी देख रहे हैं हम लोग, उनमें से कुछ परिणाम आए हैं सामने, शायद कुछ और अच्छे परिणाम आएंगे बाद में। लेकिन मेरी फिर प्राथमिकता है बच्चे। अगर हमारे देश के बच्चों से हम मिल लें, बात करें, तो बच्चों में उत्साह बढ़ता है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन हमारी नीतियों में, हमारी योजनाओं में, हमारे कार्यक्रमों में देश के सबसे नीचे तबके के बच्चे, आदिवासियों के बच्चे, दलितों के बच्चे, अल्पसंख्यकों के बच्चे और उनकी बेटियां खासकर, अगर वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं बनती हैं तो मुझे डर है कि भारत या कोई भी देश सर्वांगीण और एक लंबा आर्थिक विकास सुनिश्चित रख सकेगा। चलिए, हमें लगता है आखिरी कमेंट इस पे कर दीजिए। 15 अगस्त 2015 प्रधानमंत्री का भाषण उम्मीद और आस माने युवाओं और लड़कों या बच्चों में जगेगा या फिर सिर्फ नारों में सब कुछ खो जाएगा? मुझे लगता है कि आज जो वातावरण देश में है उससे ज़रूर और उम्मीद बढ़ेगी और उत्साह भी बढ़ेगा नौजवानों में और देश के लगता है सभी तबकों में। लेकिन मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ इस देश की सरकार से, इस देश के समाज से, विरोधी पार्टियों से, सभी से, कि जो वायदे, जो बातें, जो नारे उठते हैं लाल किले से, वो सही मायनों में अनुवादित हों समाज के अंदर, सही मायनों में अनुवादित हों हमारी नीतियों में, हमारे कार्यक्रमों में, उनके परिणाम अगले साल फिर दिखाए जाएं। मैं कहता हूँ एक बार जब लाल किले से कोई प्रधानमंत्री कहता है कि ये करने वाले हम, ये हमारी योजना है, तो अगले साल उसको ब्यौरा भी देना चाहिए कि हमने ये कर लिया है, और फिर अगले साल फिर ब्यौरा देना चाहिए। तो एक खुद की नैतिक जवाबदेही भी है कि हम बताएं कि इस देश में हमने जो पिछले साल कहा था कितना लागू किया। कई प्रधानमंत्री तो दूसरी बार आ नहीं पाए यहाँ, लेकिन जो प्रधानमंत्री कई साल तक आए हैं या जो आएंगे भविष्य में, वो कम से कम ये करें कि पिछले साल का अपना पढ़ के देखें और जितनी बातें उन्होंने कही थी वो कितनी लागू हुई हैं, और उसके लिए समाज से भी बातचीत की जाए। मुझे लगता है कि जो ज़मीन पर लोग काम करते हैं, रहते हैं, उनका फीडबैक भी उसमें शामिल किया जाए। अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने थोड़े दिन पहले, मैं सुन रहा था रेडियो पे, अपनी मन की बात में कहा कि लोग मुझे बताएं कि मैं क्या बोलूं, लेकिन वो लोगों से ये भी पूछें कि जो चीज़ नहीं हुई है मेरे भाषण के बाद वो मैं कैसे लागू करूं। सब मिलकर करें, ये सब देश का दायित्व है, अकेले प्रधानमंत्री का दायित्व ही नहीं है। चलिए, हम उम्मीद और विश्वास के साथ कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार जो भाषण देंगे वो सिर्फ सपने नहीं होंगे, वह सिर्फ नारे नहीं होंगे, बल्कि जो लागू कर सकें, उस जिम्मेदारी के साथ इस भाषण का इंतजार पूरा देश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कैलाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। फिलहाल इतना ही।